हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राजा किसान और नगर। उसी का जो है पार्ट 3 लेके आए हैं। यानी कि इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी उन दोनों वीडियो को यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, आप लोग जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ये आपका तीसरा वीडियो है और आपको बता देते हैं, आपको समझ में तो सब कुछ आएगा लेकिन आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखेंगे। तो ठीक है, चलिए तो फटाफट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में आखिर क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था। 16 महाजनपद में से जो है आपका कुछ महाजनपद जैसे कि मगध हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने मगध के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक हुआ, मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली आखिर क्यों था, इसके पीछे क्या क्या कारण था, इन सभी चीजों को हम लोगों ने जो है बहुत ही डिटेल्स में पार्ट 2 में पढ़ा। ठीक है, आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है चैप्टर जो है आज समाप्त हो जाएगी। तो प्लीज जो भी नहीं देखे, अशोक का धम्म के बारे में भी हम लोग जो है पार्ट 2 में पढ़ चुके थे। 5 नंबर का आपको पूछा जाता है तो हम लोगों ने इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ा था। तो पार्ट 1 पार्ट 2 को आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जो जो आपको बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करने के लिए प्लीज इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण के सरदार और राजा। यानी कि सिंपली वहां सरदार और राजा जो है वो कैसा कैसा होता था, उनके मुख्य कार्य क्या क्या होते थे। ठीक है, उसके बाद जो है वहां पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उनके बीच जनता और उनके बीच की छवि यानी कि राजा और जनता के बीच की जो छवि होती थी वो क्या क्या होती थी, उनको देखेंगे। ठीक है, और लोग आखिर मतलब कि राजा से क्यों दुख होते थे, उनसे क्यों नाराज रहते थे, इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। आपको बहुत ही मजा आएगा, बस मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनते हुए चले। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका पार्ट 3 में, आपका पहला पॉइंट है दक्षिण के सरदार और राजा। यानी कि दक्षिण के सरदार को देखते हैं पहले। उपमहाद्वीप के दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के हिस्से में। यानी कि जब भी आपको दक्षिण में बोल दे तो इसका मतलब क्या हो गया, तमिलनाडु, जैसे कि साउथ इंडिया, साउथ इंडियन फिल्म आप लोग बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो उपमहाद्वीप के दक्षिण में यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के हिस्से में। ठीक है, चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारों का उदय हुआ। यह बहुत ही शक्तिशाली और अस्थायी हुए थे। अस्थायी का मतलब हो गया परमानेंट, शक्तिशाली मतलब ताकतवर। यानी कि यह कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में एक चोल और एक चेर और एक पांडे, ये 3 जैसे सरदार, नाम ध्यान दीजिएगा, एक चोल, एक चेर और एक पांडे जैसी सरकारों का जो है वहां पर उदय हुआ, वहां पर जन्म हुआ। और ये क्या हुआ करते थे, ये बहुत ही शक्तिशाली था और ये हमेशा रहता था, यानी कि परमानेंट रहता था। ये नहीं कि आज आया और कल चले गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। और जो आपका प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ है वहां पर जो है इनके बारे में पता चलता है। किसके बारे में, यानी कि दक्षिण के सरदार के बारे में, दक्षिण के पांडे के बारे में आपको पता चलता है। 3 पांडे आपका है, एक चोल, एक चेर और एक पांडे। ठीक है, इनके बारे में जो पता चलता है वो कहां पर, तमिल के संगम ग्रंथों में जो है इसका थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, सरदार किसे कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसका पद जो है वंशानुगत होने के साथ साथ उसे उसके खानदान वाले भी समर्थन करता हो, सरदार कहलाता है। मतलब क्या हो गया, वंशानुगत का मतलब हो गया उसके बेटा का बेटा का बेटा का बेटा बनते रहे, यानी कि वंश चलते रहे। ठीक है, उसके बाद उसका जो खानदान है वो भी एक्सेप्ट करे, यानी कि वो भी समर्थन करे। क्योंकि बहुत ज्यादा होता क्या है, कभी कभी जो है वंशानुगत यानी कि बाप अगर है, उसका पिताजी अगर सरदार था तो उसका बेटा भी सरदार बन गया, लेकिन कोई होता है उसी का फैमिली में कि इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। लेकिन सरदार का मतलब यहाँ बेसिकली यही हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका पद जो है वो वंशानुगत है, उसके साथ साथ उसका जो खानदान है वो भी इसका समर्थन करता हो, वो सरदार कहलाता है। अब सरदार के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। सरदार का सबसे पहला कार्य है युद्ध के समय अगुवाई करना, युद्ध के समय अगुवाई करना। दूसरा काम है विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करवाना, यानी कि कोई भी अगर विवाद वगैरह हो गया हो किसी के बीच, आपसी के बीच, तो क्या करना वहां पर मध्यस्थता करना, यानी कि दोनों के बीच फैसला करना। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही तरीके से फैसला करना। तीसरा पॉइंट है अपने अधीन लोगों में भेंट लेना, यानी कि उसके अधीन जो लोग हैं, उसके अंडर में जो लोग हैं उसके पास जाकर के भेंट लेना, यानी कि टैक्स लेना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कर लेना। ठीक है, ये तो हर जगह सदियों से चला आ रहा है, तो अपने अधीन लोगों से भेंट लेना। चौथा पॉइंट है अपने समर्थकों में भेंट का वितरण करना। और चौथा पॉइंट क्या है, अपने समर्थकों में, यानी कि जो भी उसका समर्थक है तो जो भी उसको टैक्स लिया, भेंट लिया, उसको फिर क्या किया, उसके बीच में जो है बांट दिया। ठीक है, ये जो है सरदार के द्वारा मुख्य कार्य हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं दैविक राजा के बारे में। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका डिवाइन किंग के बारे में, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो प्लीज यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, चैटिंग वगैरह इधर उधर का मत कीजिए। दैविक राजा मतलब डिवाइन किंग। ठीक है, देखते हैं राजा का देव जैसा बनने के लिए अर्थात उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए एक तरीका था देवी देवताओं से जुड़ जाना अर्थात पूजा करना।
कुषाण शासक ने ऐसा किया। तो देखिए यहाँ पर 3-4 पॉइंट बनता है। सबसे पहले आपको दैविक का मतलब ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो कि देवी देवता का पूजा करता है। ठीक है, आज के जमाने में भी होता है, लोग क्या करते हैं सिंपैथी लेने के लिए जो है पूजा करते हैं, मूर्तियों का पूजा या फिर कोई नमाज वगैरह जो भी होता है वो अपना धर्म से जुड़ते हैं। इससे क्या होगा कि उसको लोगों का जो है सिंपैथी हासिल हो सके। इससे लोग उसको क्या करेगा कि भगवान के बराबर दर्जा देगा और वो जो है कहीं ना कहीं उसको कोई भी इलेक्शन वगैरह में जिता देगा। तो सेम दैविक राजा का वही डिफिनेशन है, डिवाइन किंग जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि राजा का देव जैसा बनने के लिए अर्थात उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए जो है एक तरीका था देवी देवताओं से जुड़ जाना अर्थात पूजा करना। ये कौन करता था? तो कुषाण जो शासक था वो सबसे पहले ऐसा किया था। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ऐसा किसने किया, यानी कि देवी देवताओं का पूजा वो किसने किया सबसे पहले? तो कुषाण शासक ने जो है ऐसा किया था। ठीक है, यूपी के मथुरा में माट के समीप, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है मथुरा, वहीं पे माट के नजदीक में जो है एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की जो है बड़ी मूर्तियां लगाई गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूपी का एक जगह है मथुरा जहां पर माट के नजदीक में जो है एक देवस्थान है, वहीं पे कुषाण शासकों की जो है बड़ी मूर्ति लगाई गई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? कई कुषाण शासक, ध्यान दीजिएगा, कई कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि का भी इस्तेमाल किया था। ये सभी क्या है? सिंपैथी लेने का एक तरीका है कि अपने नाम के आगे कोई भी धार्मिक नाम जोड़ दिया, जैसे क्या लगा कि नहीं ये धार्मिक से जुड़ा हुआ है। तो कुषाण शासक सबसे पहले ऐसा काम करता था कि वो अपने नाम के आगे जो है कोई भी देवपुत्र की उपाधि का इस्तेमाल करता था। ठीक है, सामंत शक्तिशाली होते थे और वह राजा भी बन जाते थे। जो राजा कमजोर होते थे वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। ठीक है, तो जो भी शक्तिशाली होता था वो क्या बन जाता था? राजा बन जाता था। और जो राजा कमजोर होता था वो जो है जो भी बड़े शासक होते थे उसके अधीन हो जाते थे। तो ये था आपका दैविक राजा का डिफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कभी कभी देवता का जो है अलग अलग नाम था, यानी कि जिसको हम लोग उपनाम भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अन्य नाम। ठीक है, यानी कि देवता का जो है अलग अलग नाम। सबसे पहला कुबेर जो है उसको क्या करके बुलाया, उसका उपनाम क्या था? धनदेव। तो कुबेर जब भी आपको आ जाए तो उसका मतलब आपको समझना है धनदेव। ठीक है, वरुण का मतलब क्या होता है? वरुण का मतलब होता है समुद्र देव। वरुण का मतलब समुद्र देव। इंद्र का मतलब होता है वर्षा के देवता, यानी कि उपनाम होता है उसका वर्षा के देवता। यम का जो है उपनाम यानी कि अन्य नाम क्या है? मृत्यु देव। तो ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुबेर मतलब धन देव, वरुण मतलब समुद्र देव, इंद्र मतलब वर्षा के देवता, मतलब नहीं, इसको हम लोग उपनाम बोलेंगे। ठीक है, और यम का उपनाम क्या हो जाएगा? मृत्यु देव। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अगला पॉइंट को, जनता के बीच राजा की छवि, यानी कि प्रजा के बीच, जनता के बीच, लोगों के बीच राजा की छवि जो है कैसा था इसको समझते हैं। देखिए, जनताओं के बीच राजा की छवि कैसी थी, अर्थात प्रजा राजा से दुखी थे या खुश थे। छवि का मतलब तो यही हुआ ना कि प्रजा यानी कि जो लोग हैं वो आपसे खुश है या फिर दुख है, इसी चीज को तो छवि बोलते हैं। तो जनताओं के बीच राजा की छवि कैसी थी, अर्थात प्रजा जो है राजा से दुखी थे या फिर खुश थे, इसको जानने के लिए भी जो है इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिला। ठीक है, एक कहानी में बताया गया है कि जब राजा अपनी पहचान बदलकर अपना प्रजा के बीच या फिर बोल सकते हैं कि अपना लोगों के बीच गया, तो एक एक करके सबने जो है अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। यानी कि एक ऐसा सर्वे ऐसा पता चला है, कहानी में ऐसा पता चला है कि जब राजा अपना चेहरा बदल करके एकदम घूमने लगा ऐसे ही करके नॉर्मल आदमी के जैसा, तो हमेशा जो भी राजा हुआ करता था, मतलब कि जो भी लोग होते थे वो हमेशा राजा को मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि राजा का बुराई करते थे। ठीक है, तो राजा इसको जो है खुद से सुना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं राजा की जो छवि है वो क्या था? बहुत ही खराब था लोगों के बीच में, और लोग जो है इससे क्या थे? दुखी थे। ठीक है, तो इससे हम लोगों को यही हुआ, तब यानी कि लोगों के बीच गए तो एक एक करके सबने अपने दुखों के लिए किसको कहा? राजा को भला बुरा कहा। ये कहानियां मौखिक थी, फिर बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी कहानी वगैरह हुआ करता था, जो कहानी हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि एक कहानी था जिसमें ये बताया गया है कि राजा जब फेस बदल करके गया तो उसको जो है लोग भला बुरा बोलने लगे। ठीक है, दुख का कारण राजा को ही समझने लगे। तो ये कहानी जो है पहले मौखिक था, यानी कि ऐसे सुनता था, लेकिन बाद में इसी को जो है पाली भाषा में लिखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछ दे राजा का फेस बदलने वाला कहानी जो है वो कौन से भाषा में लिखा गया है, तो आपको आंसर क्या देना है? पाली भाषा में। ठीक है, गंध तिंदु जातक कहानी प्रजा के दुख के बारे में बताया गया, और इसका नाम क्या रखा गया? गंध तिंदु जातक कहानी। क्या रखा गया? गंध तिंदु जातक कहानी, जहां पर प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जनता के बीच जो राजा की छवि है वो बहुत ही खराब थी। जनता यानी कि लोग यानी कि प्रजा जो है इससे बहुत ही ज्यादा दुख थे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट वही आता है कि आखिर लोगों का जो है राजा से दुखी होने का कारण क्या है?
यानी कि लोग आखिर राजा से दुख क्यों थे, ठीक है, नाराज क्यों थे, समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है मतलब कि लोग का दुखी होने का सबसे पहला पॉइंट क्या है, रात में चोर डकैत आकर प्रजा के घर लूट कर ले जाते थे जिस पर राजा कठोर कार्रवाई नहीं करते थे। यानी कि रात में उस समय क्या होता है, उस जमाने में चोर हो गया, डकैत कुछ भी हो गया, लूट करके पूरे सामान वगैरह को, पूरे प्रॉपर्टी को लूट के लेकर के चले जाते थे, कुछ गलत वगैरह भी कर देते थे, ठीक है, खास करके औरतों वगैरह के साथ। लेकिन राजा जो है इसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करता था। पहला जो है यही रीजन है दुखी होने का। दूसरा क्या है, कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी जबरदस्ती कर वसूलते थे। ये तो हमेशा से चलते आया है, चाहे किसी का भी आप नाम लीजिए, ठीक है, चाहे अंग्रेज का सबसे पहले लगान लेता था। अब बताइए जो किसान जो है खेत में कुछ उपजाएगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तो वो टैक्स कहां से देगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन वो लोग क्या करता था, जबरदस्ती करता था, चाहे तुम्हारे पास अनाज उपजे या फिर ना उपजे, तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यही कहानी था यहाँ पर भी कि टैक्स जो है इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती टैक्स को यानी कि जबरदस्ती कर को वसूलते थे लोगों से, प्रजा से। तो एक ये भी रीजन है, कि ये भी कारण है लोग जिससे कि राजा से दुखी था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, राजा अपना राजकोष यानी कि खजानों को भरने के लिए बड़े बड़े चीजों की मांग करते थे। और राजा जो है अपने राजकोष यानी कि खजानों को भरने के लिए जनता के बीच से बहुत बड़े बड़े चीजों का मांग करते थे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट है जिससे कि ये मेनली मुख्यतः 3 पॉइंट है जिससे कि लोग जो है वो राजा से दुखी थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, राजा के प्रहार अथवा अत्याचार से बचने के लिए प्रजा निम्नलिखित काम करते थे। अगर आपको पूछा जाए कि राजा के प्रहार से बोल सकते हैं, फिर अत्याचार से बोल सकते हैं, इससे बचने के लिए जो है वहां की प्रजा ने, वहां की जनता ने आखिर कौन सा कदम उठाए, क्या काम किया, तो समझिए सबसे पहला काम यही था कि जो प्रजा राजा द्वारा थोपे गए कर को चुकाने के लिए भूमि से ज्यादा उपज करने का कोशिश करते थे। यानी कि जो भी राजा के द्वारा टैक्स निर्धारित किया गया था कि तुमको जो है इतना ही कर देना ही पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो अब लोग के पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करता था, वो कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा उपज हो, खेती जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा, अंततः अगर प्रजा राजा से ज्यादा दुखी परेशान हो जाए, अगर प्रजा जो है वो राजा से अगर ज्यादा दुखी यानी कि परेशान हो जाए, तो फिर वो क्या करता था, गांव छोड़कर जंगल में चले जाते थे और वहीं अपना गुजर बसर यानी कि जीवन यापन करते थे, ठीक है, जहां पर राजा का कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाता था। तो अगर वो टैक्स को नहीं जमा कर पाया, वो बहुत ज्यादा दुख हो गया कि इसको कैसे करेंगे, तो वो क्या करता था, गांव को छोड़ देता था और जंगल में चला जाता था। और जंगल में जाने के बाद वहीं पे जो है अपने पूरी जिंदगी को गुजार बसर करते थे, यानी कि वहीं पे वो पूरे जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो राजा के प्रहार अथवा अत्याचार से बचने के लिए जो है मतलब कि जो प्रजा है वो निम्नलिखित काम करते थे। सबसे पहला, खेती में ज्यादा से ज्यादा उपज करने का प्रयास करते थे। अगर वो नहीं हो पाता था, दूसरा अगर वो नहीं हो पाता था तो फिर वो छोड़ करके जंगल में चले जाते थे। आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने तो देखा कि मतलब कि राजा के द्वारा जो टैक्स थोपा गया था, तो उसको जनता जो है किससे, खेती में उपज करके, खेती में ज्यादा से ज्यादा उपज करके जो है कहीं ना कहीं प्रयास किया टैक्स को अदा करने का, ठीक है, यानी कि कर को अदा करने का। अब यहाँ पर अगला पॉइंट यही आता है कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या थे। यानी कि जो खेतों में जो उपज बढ़ाया गया उस समय, तो उस समय तो कुछ ज्यादा चीज था नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं था जैसे आज हम लोग यूरिया डीएपी वगैरह यूज करते हैं, पोटाश वगैरह यूज करते हैं, तो उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो आखिर क्या रीजन था जिससे कि उपज को उस समय भी बढ़ाया जाता था, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हल का उपयोग करके। मैंने आपको कहानी भी समझाया था कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक जो है आपका क्या था, आपका था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कोई भी लोहा नहीं पाया जाता था। लोहा का जो सबसे पहला खोज है वो वैदिक सभ्यता में हुआ और पहले लोहा का लोग प्रयोग करके खेती करने लगे, धीरे धीरे खेती करते करते हथियार बनाने लगे और कहीं ना कहीं जो है खेती करते करते उन लोगों की उपज जो है वो बढ़ने लगी, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन यही है, हल का उपयोग करके, यानी कि जब लोहा का प्रयोग बढ़ने लगा, जब लोहा मिलने लगा, तो उस समय सबसे पहले हल बनाया गया और हल का प्रयोग करके जो है जमीन की खुदाई अच्छी हुई, जिससे कि उपज जो है काफी बड़ी मात्रा में बढ़ी, ठीक है। तो ये कहा गया कि उपज बढ़ाने के तरीके में जो सबसे पहला तरीका है वो है हल का उपयोग कर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा तथा कावेरी के धारियों की उर्वर कछाड़ी क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलुवियल एरिया, ठीक है, यहाँ पर फैल गया था, जो कि उपजाऊ के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो पॉइंट को जो है आप लोग यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम लोग ये कब की बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी का 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो उस समय गंगा और कावेरी जो नदी था, जो धारी था, वहीं के बगल का जो मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कछाड़ी क्षेत्र बोल सकते हैं या फिर जलोढ़ क्षेत्र बोल सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर जल की उपस्थिति ज्यादा हो। ठीक है, तो वहीं पे जो है एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि खेती वगैरह करने के लिए ज्यादा उपयोगी जमीन जो है उसी को माना जाता था, उपजाऊ के लिए ये जो है काफी महत्वपूर्ण था। और वहीं पे जो है हल का प्रयोग करके उपज को जो है बढ़ाया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका क्या था, लोहे का फाल का उपयोग कर, लोहे का जो फाल होता था उसका उपयोग कर समझते हैं। वर्षा क्षेत्र में लोहे के फाल का उपयोग कर उपज की जाने लगी, विशेषकर धान रोपण की खेती। ठीक है, तो लोहे का फाल का उपयोग करके जो है ज्यादातर धान की खेती करने लगे, और जहां पर भी वर्षा क्षेत्र होता था यानी कि जहां भी वर्षा का पानी हुआ करता था वहीं पे जो है लोहे का फाल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कुदाल का उपयोग कर। कुदाल का उपयोग कहां पर किया जाता था, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग कर उपज बढ़ाने लगे। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र, जो पहाड़ वाला क्षेत्र होता था, तो आपको पता होगा पहाड़ जो है वो ऐसे होता है। ठीक है, और ये जो है कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर खेत लगाया जाता है। तो ये कैसे हुआ करता था, कुदाल से जो है इसको ऐसे बनाया जाता था, और जिसके कारण यहाँ पर जो है खेती अच्छी होती थी। तो कुदाल का उपयोग करके अगर पूछा जाए प्रश्न कि कुदाल का उपयोग करके कौन से क्षेत्र में उपज को बढ़ाने लगे, तो पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, और लोहे का फाल का उपयोग करके वर्षा के क्षेत्र में जो है उपज जो है वो बढ़ाने लगी। ठीक है, और हल का प्रयोग करके कहां पर, गंगा नदी के बगल में जो है जलोढ़ क्षेत्र या फिर कछाड़ी क्षेत्र जो था वहीं पे जो है ये फैल गया, और उपजाऊ के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए अब एक नोट देख लीजिए आप लोग, पंजाब और हरियाणा जैसे अर्धशुष्क, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, पंजाब और हरियाणा जैसी अर्धशुष्क यानी कि सेमी ड्राई यानी कि आधा सूखा आधा भीगा हुआ जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का फाल का इस्तेमाल जो है 20वीं सदी में शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका पंजाब और एक हरियाणा में जो है जहां पर अर्धशुष्क जमीन है उसी क्षेत्रों में जो है फाल का इस्तेमाल कब से शुरू हो गया था, 20वीं सदी में, 20वीं सदी में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, कुआं तालाब नहर से सिंचाई कर उपज बढ़ाया जाने लगा। और एक अगला पॉइंट ये भी था कि उपज बढ़ाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है, एक प्रकार बोल सकते हैं कुआं तालाब और नहर, यानी कि इन तीनों से जो है सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो जाती थी। और जैसे कि आप सबको मालूम है, अगर सिंचाई की व्यवस्था हो गई तो उपज जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। ठीक है, तो आपने समझा कि सबसे पहले लोहा का खोज हुआ, लोहे से अलग अलग तरीके के हथियार बनाए गए, और सिंचाई के लिए जो है आपने देखा किस तरीके से वहां के जो लोग हैं, प्रजा है, काम किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं उपज बढ़ाने के ये कुछ 4 तरीके हैं जिससे कि वहां की जो उपज है वो बढ़ने लगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, ग्रामीण समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी, यानी कि जो ग्रामीण समाज था उस समय क्या क्या अलग थी, विभिन्नताएं थी। ठीक है, इसको समझते हैं। विभिन्नताएं का मतलब उन लोगों के बीच जो है क्या क्या डिफरेंस था, इसको समझिए। देखिए, खेती में उपज बढ़ाने के लिए नए नए तरीके तो अपनाए गए पर लाभ नहीं बढ़ा। ठीक है, इसीलिए तो जब लाभ नहीं बढ़ा तो लोग क्या किया, गांव को छोड़ दिया और जंगल में जाके बस गया, और वहां पर जाने के बाद जिंदगी जो है अपना पूरा गुजर बसर वहीं पे करने लगे। क्यों? क्योंकि अगर वो गांव आ जाता था फिर राजा जो है जबरदस्ती उस पर क्या करता, टैक्स भर देता। अब उसको जबरदस्ती टैक्स जो है कहीं ना कहीं से अदा करना पड़ता, अगर नहीं कर पाता तो फिर उसको जो है राजा की गुलामी करना पड़ता। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो ये उपज के जो नए नए तरीके अपनाए गए, ये 4 तरीके जैसे कि हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि नए नए तरीके तो अपनाए गए लेकिन कोई लाभ नहीं बढ़ा, यानी कि कोई उपज वगैरह नहीं भरा। जो पहले मान लेते 3 टोकरी अगर गेहूं उपजता था तो उसके बाद भी वही 3 टोकरी ही गेहूं उगाया जाता था। ठीक है, क्योंकि नहर, तालाब, कुआं, फाल, कुदाल में ग्रामीणों को ज्यादा खर्च पड़ जाते थे। ठीक है, तो नए नए तरीके अपनाए गए, लाभ नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा अगर पूछ दिया जाए तो क्योंकि जो नहर हुआ करता था उस समय तालाब था, कुआं था, फाल था, कुदाल था, इन सभी चीजों में जो है ग्रामीणों को यानी कि कृषकों को, जो भी मजदूर वर्ग के लोग थे उन लोगों को ज्यादा खर्च पड़ जाता था। दूसरा क्या है, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे जो अक्सर किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो उस समय जो भी बड़े बड़े जमींदार होते थे, ग्राम प्रधान होते थे, उसी को उस समय शक्तिशाली माना जाता था, और वही अक्सर जो है किसानों पर अपना कंट्रोल जमाए रखते थे, अपना एकदम कंट्रोल कि नहीं तुमको इतना पानी देंगे, तुमको नहीं देंगे, तुम इतना पैसे लाओ तभी देंगे। इस तरह का जो है नियंत्रण उन लोगों पर यानी कि जो गरीब कृषक थे, ग्रामीण थे, उन पर रखते थे। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रधान का पद वंशानुगत होता था। और जो प्रधान का पद होता था, जो प्रधान, क्योंकि प्रधान का काम क्या होता है, एक प्रधान का काम ये होता है कि लोगों के बीच जो है भी मतभेद हो, यानी कि सबको एक समान लेकर के चले। लेकिन उस समय जो प्रधान हुआ करता था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब क्या, यानी कि उसका बेटा का बेटा का बेटा इस तरीके से बनते जाता था, जिससे क्या हो गया कि वो लोग कहीं ना कहीं फैसला सही से नहीं करता था। उन लोगों का जो फैसला है वो हमेशा जमींदारों के पक्ष में होता था, अमीर लोगों के पक्ष में होता था, गरीबों के हमेशा खिलाफ होता था। ठीक है, तो प्रधान का पद जो है वो वंशानुगत था। तो ये भी बहुत बड़ी मतलब कि अंतर थे, एक प्रकार बोल सकते हैं। और जो किसान थे वो भूमिहीन थे, यानी कि उस समय भूमिहीन किसान भी थे, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं ग्रामीण समाज में ये कुछ जो है विभिन्नताएं थी। ठीक है, तो जिससे कि उपज वगैरह बिल्कुल भी मतलब कि नहीं बढ़ा।
नए नए तकनीक आया, सब कुछ आया, लेकिन उपज नहीं बढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 4 कारणों को पढ़ा क्यों आखिर उपज नहीं बढ़ा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग गृहपति के बारे में। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो उसको प्लीज बताइए कि देखिए बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ते हैं। एक बार आप लोग जरूर चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप लोग जरूर एक बार शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गृहपति। गृहपति क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। घर का मालिक अथवा घर का मुखिया को गृहपति कहा जाता है, जो घर के सभी सामानों पर अधिकार रखता है। मतलब अगर सीधे तौर पर समझे, घर का मालिक जैसे कि आपका पापा हो गया, वो क्या हो गया, घर का मुखिया हो गया, या फिर बोल सकते हैं उसी को हम लोग गृहपति बोलेंगे। ठीक है, तो जो घर का मालिक या फिर जो घर का मुखिया है उसी को हम लोग गृहपति बोलते हैं, और जो घर के सभी सामानों पर अधिकार रखता है उसी को हम लोग गृहपति बोल सकते हैं। ठीक है, और घर के सभी सदस्य, एक बच्चा, महिला, नौकर, पुरुष, सभी पर नियंत्रण रखता है। मतलब सभी पर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, नौकर हो, पुरुष हो, सभी पर नियंत्रण रखता है, उसी को हम लोग गृहपति बोलते हैं। तो चीज आपको समझ में आ गया, यानी कि घर का मुखिया, ठीक है, सभी पर समान पर बराबर का अधिकार रखता है। वैसा नहीं कि इसको ज्यादा मारा, इसको कम मारा, ऐसा नहीं है, यानी कि सभी पर उसका अधिकार जो है बराबर है। साथ में बच्चा, महिला, नौकर, पुरुष, जो भी लोग घर में रहते हैं वो सभी इसको माने, इसको मतलब इसी का नियंत्रण में रहे, इसी का अंडर में रहे, ये जो बोले वही करे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गृहपति। ठीक है, अब आगे देखिए एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या था। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति जो है वो आरंभिक भारत का यानी कि नई भारत का जो है सबसे प्रसिद्ध, आरंभिक मतलब शुरुआती भारत, ठीक है, शुरुआती भारत का जो है सबसे फेमस विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें राजा को बहुत सारी सलाह दी गई है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि आरंभिक भारत का जो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो कौन सा है, उसका नाम है मनुस्मृति। ये जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रश्न पूछेगा कौन सी भाषा में मनुस्मृति की रचना हुई है, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, और इसमें राजा को बहुत सारी सलाह दी गई है, और राजा को सलाह दी गई है, एडवाइस दी गई है कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनुस्मृति। और गृहपति क्या हो गया, घर का मुखिया, घर का जो मालिक हुआ करता था उसी को गृहपति बोला जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, भूमिदान। भूमिदान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूमिदान के बारे में हम लोगों ने देखा, भूमिदान का मतलब क्या हो गया, लैंड डोनेटेड, यानी कि जो दान कर दिया जाता है, दान दे दिया उसको। ठीक है, अपने बेटी को दान दे दिया, अपने दामाद को दान दे दिया, तो उसी को बोलते हैं भूमिदान। मतलब भूमिदान का जो प्रमाण है वो अभिलेख में मिला है। ठीक है, तो भूमिदान का जो प्रमाण है, यानी कि पहले के जमाने में भी भूमिदान होता था, ये हम लोगों को कहां से पता चला, ये हम लोगों को अभिलेख से पता चला। ठीक है, भूमिदान का अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये भूमिदान सच में होता था। इसके जो अभिलेख है वो कई जगह से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार कहीं छोटे तो कहीं बड़े जमीन के टुकड़े दान किए गए हैं, और ये अभिलेख के अनुसार क्या कहा गया कि कहीं कहीं छोटा जमीन को दान किया गया और कहीं कहीं बड़ा जमीन को, लेकिन भूमिदान उस वक्त भी होता था। ये ऐसा अभिलेख का कहना है, और ऐसा जो है अभिलेख हम लोगों को देश में कई जगह से मिला है। ठीक है, इतिहासकारों में भूमिदान एक गर्म विवाद बना हुआ है। अब जो इतिहासकार, जो पुरातात्विद है, जो इसका खोज करता है, यानी कि जो इस चीज का खोज मतलब कि खोजबीन करता है, इतिहास का जो पता लगाता है, तो उन लोगों के बीच ना कहीं इस चीज को लेकर के जो है गर्मा गर्मी या फिर बोल सकते हैं कि विवाद बना हुआ है दो इतिहासकारों के बीच। ठीक है, कुछ का कहना है, यानी कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भूमिदान जो है एक रणनीति थी, अर्थात कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का एक नीति था। यानी कि कोई इतिहासकार का कहना यह है कि भूमिदान जो है एक रणनीति था, यानी कि कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का एक नीति था। मतलब क्या हो गया कि जो है कृषि हो और उपजे और उपजे और उपजे, इस प्रकार का बोल सकते हैं हम लोग कि नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का जो है एक पॉलिसी था, नीति था। कुछ इतिहासकारों का कहना यह है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना यह है, दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों कहते हैं कि यह एक राजनीति थी। ये क्या बोलता है, एक रणनीति था, और ये क्या बोलता है कि एक राजनीति था। अर्थात जब राजा कमजोर पड़ने लगता था, जब उसका प्रभावशाली व्यक्ति को भूमि देकर जो है वो क्या करता था, उसे अपनी ओर कर लेता था, और इससे उसकी जो राजगद्दी है वो मजबूत हो जाती थी। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार का कहना है कि एक नीति था जिससे कि उपज वगैरह बढ़े, कृषि क्षेत्र में विकास हो, और कुछ का कहना यही था कि नहीं, ये एक राजनीति था। जब राजा कमजोर पड़ जाते थे, जब वो हारने में आ जाता था, तो वो क्या करता था, जमीन को दान कर देता था, जिससे शक्तिशाली जो लोग हैं वो समर्थन करते थे राजा को। ठीक है, तो आपका 2 पॉइंट था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा नोट यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए, प्रभावती गुप्त, यानी कि प्रभावती गुप्त जो है वो किसकी पुत्री है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है, जो बेटी है, उसका नाम क्या है, प्रभावती गुप्त। ठीक है, तो प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसकी शादी जो है दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती देवी। इसकी शादी कहाँ पर हुआ था? तो दक्कन पठार के एक जगह है जहां पर मतलब कि एक परिवार है जिसका नाम है वाकाटक। ठीक है, तो दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में जो है इसकी शादी हुई थी। ठीक है, कई अभिलेख में प्रभावती गुप्त को भूमिदान करने के उल्लेख मिले हैं और कई ऐसा अभिलेख है जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपनी पुत्री यानी कि प्रभावती गुप्त को जो है भूमिदान दिए हैं, भूमि जो है दान में दिए हैं, ऐसा जो है ऐसा संकेत मिला है, उल्लेख मिला है। लेकिन संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। यानी कि उस समय जो है जैसे कि आप लोगों को पता ही है उस समय सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता था, महिला उसके पति जब मर जाते थे तो महिला को भी जो है मरना पड़ता था, उसी के साथ एक प्रकार का बोल सकते हैं कि मरना पड़ता था। ठीक है, तो उस समय जो है महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। ठीक है, खास करके हम लोग बात करेंगे तो हिंदू धर्म में एक सती प्रथा था, जमीन वगैरह कोई दान नहीं दिया जाता था। उसके बाद फिर हम लोग बोल सकते हैं विधवा वगैरह हो जाता था जो, तो पहले तो उसको मार दिया जाता था, लेकिन जब ये रूल लाया कि नहीं अब वो नहीं मरेगी, वो जिंदा रहेगी, चाहे उसका पति मर जाए या फिर कुछ हो जाए, तो क्या हुआ कि विधवा का शादी नहीं हुआ। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो खास करके हिंदू धर्म में था। वही अगर इस्लाम धर्म की बात करो तो वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था। वहां पर जो है कोई भी सती प्रथा वगैरह नहीं था, वहां पर कोई भी दान भी जो है देने का सिस्टम जो है शुरू से ही था। ठीक है, और लेकिन हिंदू धर्म में जो है ऐसा नहीं था, जो कि अभी नहीं है, अभी बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ये जो है कुछ भूमि उस समय दान में दिए थे। लेकिन संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन संस्कृत जो धर्मशास्त्र थे, चाहे वेद ले सकते हैं हम लोग, ग्रंथ ले सकते हैं, ठीक है, चारों वेद को ले सकते हैं, तो इनमें जो है ऐसा मुख्य तौर पर दिया गया था कि कोई भी जो है महिलाओं को जो है संपत्ति पर अधिकार नहीं हुआ करता था उस वक्त। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अग्रहार किसे बोलते हैं? वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोगों का जो है मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं हम लोग कि उस समय बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ करता था, खास करके महिलाओं के साथ, क्योंकि अभी बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम हो गया, अभी तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया। लेकिन उस वक्त की अगर आप लोग जब कहानी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा सती प्रथा इतना खतरनाक था। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक 12 साल का लड़का था, मतलब कि लड़की थी, जो कि उसका पति का जब मृत्यु हो गया तो लोग जो है जबरदस्ती उसको क्या कर दिया, मतलब कि आग में उसको ढकेल दिया। ठीक है, वो उस समय लड़की भी जो है वो भी मुस्कुरा रही थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मानता था कि नहीं मरना पड़ता ही है, जब पति मर जाए तो मरना पड़ता ही है, तो ऐसा वो मानता भी था। ठीक है, चलिए तो अग्रहार क्या हो गया? वह भूभाग जो कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको पूछे कि अग्रहार का मतलब क्या होता है, तो वह जमीन जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता है, दान में दिया जाता है, ठीक है, दान किया जाता है, उसी को अग्रहार कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ब्राह्मणों से कोई कर या भेंट अर्थात किसी भी प्रकार का कर नहीं वसूला जाता था। तो जो भी ब्राह्मण होते थे उस समय भी उससे कोई टैक्स वगैरह, कोई भी भेंट वगैरह नहीं लिया जाता था, बल्कि ब्राह्मण को इतना अधिकार था कि जो भी स्थानीय लोग होते थे, यानी कि जहां पर ब्राह्मण होते थे, तो जो भी छोटे छोटे जाति का लोग होते थे उससे जो है ब्राह्मण खुद टैक्स वसूलते थे। यानी कि जो स्थानीय लोग होते थे उससे कर वसूलने का, टैक्स वसूलने का जो अधिकार है वो किसको था? वो ब्राह्मणों का था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। चलिए अगला पॉइंट क्या था आपका? नए नगर, नगर की जनसंख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपमहाद्वीप से बाहर का व्यवसाय, उसके बाद फिर सिक्का, फिर जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिश करते हैं 1 सेकेंड। चलिए तो सबसे पहले आप लोग आज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि जो सती प्रथा जो है हटा, तो ये सही हुआ कि गलत हुआ, आप लोग ये बताइएगा जरूर। ठीक है, उस समय विधवा जो भी हो जाते थे उसका शादी दोबारा नहीं होती थी, तो ये भी नियम अभी हट गया, तो ये सही हुआ या नहीं हुआ ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, जो कल का वीडियो होगा ये आपका पार्ट 3 था, जो कल का वीडियो होगा यानी कि पार्ट 4 जो होगा वहां पर हम लोग नए नगर से शुरू करेंगे, और नए नगर, फिर नगर की जनसंख्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे उपमहाद्वीप के बाहर का जो व्यवसाय था, फिर सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, और छोटा छोटा टॉपिक है आपका। तो इसके बाद जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 या 4 वीडियो बनेगा। फिर इसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी पार्ट 1 और 2 को नहीं देखे आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, देख लीजिएगा। जो भी चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं वो जाइए चैनल का प्लेलिस्ट पे, वहां से देख लीजिए। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सभी चीज की पढ़ाई होती है, यानी कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। इसलिए आप लोग हो सके तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ताकि हम लोग क्या करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी